वन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने प्री हिस्टोरिक पीरियड को कंप्लीट किया था। आज हम करेंगे प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल। इस काल के हमें लिखित साक्ष्य उपलब्ध हुए हैं और इसके अवशेष भी उपलब्ध हुए हैं, लेकिन अब तक इनको पढ़ा नहीं गया है, इसलिए इनको आद्य ऐतिहासिक काल के अंतर्गत रखा जाता है। और इस काल में हमारी आती है सिंधु घाटी की सभ्यता। आज हम करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। यह भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे प्राचीन सभ्यता थी। हम बार बार में सभ्यता शब्द का उच्चारण कर रहे हैं, तो हमको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि सभ्यता होती क्या है। सभ्यता का अर्थ है एक क्षेत्र में रहने वाले लोग जब एक ही संस्कृति का अनुसरण करते हैं। संस्कृति का मतलब है जो उनके रीति रिवाज होते हैं उनका अनुसरण करते हैं, तो उसको सभ्यता कहते हैं। जब एक क्षेत्र में रहने वाले लोग एक ही प्रकार के रीति रिवाजों को फॉलो करते हैं, तो उसको हम सभ्यता कहते हैं। अब हम आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। इसका पहला स्थल हड़प्पा स्थल था। इसका 1921 में खोजा गया था। इसकी सबसे पहले जानकारी 1826 में चार्ल्स मेसन के द्वारा दी गई थी। इसमें बताया गया था कि एक कोई सभ्यता हो सकती है, लेकिन इसकी ओर इतना ध्यान नहीं दिया। 1848 से 1856 तक भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डलहौजी, जिसने लैप्स की नीति या हड़प नीति चलाई थी। इसके समय में जब रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तब जब हड़प्पा के स्थल पर रेलवे लाइन बिछा रही थी, तो कुछ ईंटें वहाँ से निकली थी। तो इस प्रकार यहाँ पर खुदाई का कार्य शुरू हुआ। 16 अप्रैल 1853 को भारत की पहली यात्री ट्रेन चलाई गई थी मुंबई से थाने के बीच, और इसने कितने किलोमीटर की दूरी तय की थी? 34 किलोमीटर की। 1856 में जब 1848 से 56 के बीच पहली रेलगाड़ी चलाई गई थी 16 अप्रैल 1853 को। तो पूछा जाता है कि भारत की पहली रेल किसके शासनकाल में चलाई गई थी? तो आंसर आएगा लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट 1856 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने शोध कार्य शुरू किया, और इन्होंने शोध कार्य सबसे पहले शुरू किया था, इसलिए इनको भारतीय पुरातत्व का जनक भी कहा जाता है। 1899 से 1905 तक लॉर्ड कर्जन का वायसराय के रूप में कार्यकाल था, और इसी के काल में पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई, और 1905 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इसकी स्थापना हुई, और इसके पहले अध्यक्ष कौन बने थे? सर जॉन मार्शल। तो पूछा जाता है कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? सर जॉन मार्शल। लेकिन भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम को। पहला स्थल कब खोजा गया था? 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। हड़प्पा स्थल जो रावी नदी के किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट स्थल था 1922 में आर.डी. बैनर्जी के द्वारा खोजा गया मोहनजोदड़ो, जो सिंधु नदी के तट पर स्थित था। प्रारंभिक जो भी स्थल खोजे गए वो सिंधु नदी या सिंधु नदी घाटी की नदियों से संबंधित स्थानों पर ही थे, इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया गया। और इसका काल भी बताया गया कार्बन डेटिंग मेथड के द्वारा 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, और रेडियो कार्बन यानी कि C14 मेथड के तहत बताया गया 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। और सबसे वैध कौन सा काल माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। सिंधु घाटी सभ्यता का वैध काल क्या माना जाता है? 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, ये वैध काल माना जाता है। अब हम देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार भारत में कहाँ कहाँ पर था। सिंधु सभ्यता का उत्तरी और पूर्वी और दक्षिणी स्थल भारत में था, जबकि पश्चिमी स्थल पाकिस्तान में था। और तो हम अब सिंधु सभ्यता के स्थलों की चर्चा करते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे उत्तरी स्थल मांडा था, जो कश्मीर में स्थित था, जो किस नदी के किनारे पर स्थित था? चेनाब नदी के किनारे पर। सिंधु नदी का दक्षिणतम बिंदु क्या था? दैमाबाद, महाराष्ट्र में, जो गोदावरी नदी के तट पर स्थित था। तो पूछा जाता है कि सिंधु नदी का उत्तरतम यानी कि सबसे उत्तर में स्थित स्थल कौन सा था? तो आंसर आएगा मांडा, जो कश्मीर में था, चेनाब नदी पर। नेक्स्ट है सूतकांगेडोर, जो पश्चिमी भाग था और किस नदी के किनारे पर था? दास्क नदी के किनारे पर स्थित था।
नेक्स्ट है आलमगीरपुर, जो उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के तट पर स्थित था। और सबसे पहले तो इसके स्थल सिंधु नदी और उससे संबंधित नदी घाटियों में प्राप्त हुए, इसलिए इसको सिंधु नदी नाम दिया गया। लेकिन बाद में कुछ ऐसे स्थल भी प्राप्त हुए जो सिंधु नदी और उससे संबंधित घाटियों में नहीं थे, तो इसको हड़प्पा सभ्यता नाम दिया गया। हड़प्पा सभ्यता क्यों नाम दिया गया? क्योंकि पहला खोजा गया स्थल हड़प्पा था और पहली साइट जो खोजी गई थी उसी के नाम पर इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता दिया गया। और इस सभ्यता की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं थी। इसमें नगर नियोजन की उचित व्यवस्था थी, अर्थात सभी नगर एक योजना के तहत बसाए गए थे। प्रत्येक नगर में 2 भाग होते थे, एक पूर्वी भाग और एक पश्चिमी भाग। नेक्स्ट है जल निकासी की व्यवस्था। इसमें नालियाँ ढकी हुई थी, पक्की नालियाँ थी। इस प्रकार जल निकासी की भी उचित व्यवस्था थी, जो आधुनिक शहरों में भी वर्तमान में नहीं है। वो व्यवस्था सिंधु घाटी सभ्यता में थी। नेक्स्ट है कांस्य युगीन सभ्यता। इस सभ्यता के लोग कांस्य की वस्तुओं का अधिकतर प्रयोग करते थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। और कांस्य किससे निर्मित होता है? कॉपर और टीन से निर्मित धातु कांस्य कहलाती है। इसको अन्य नाम क्या कहते हैं? इसको प्रथम नगरीय सभ्यता भी कहा जाता है। और सिंधु सरस्वती सभ्यता, क्योंकि इसके स्थल सरस्वती और सिंधु दोनों नदियों के किनारे पर मिले हैं, इसलिए इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। अब हम देख लेते हैं, हमने जो भी आज पढ़ा उससे संबंधित हम क्वेश्चनों की चर्चा कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन कब चली? 16 अप्रैल 1853 को। और किसके कार्यकाल में चलाई गई? लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। और डलहौजी का कार्यकाल कितना था? 1848 से 1856 तक। हड़प नीति किस गवर्नर जनरल ने चलाई थी? लॉर्ड डलहौजी ने। इतिहास का जनक, जो हमने कल क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर है हेरोडोटस। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी, जिसमें भारत और हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल किस नदी के किनारे पर स्थित था? सबसे पूर्वी स्थल कौन सा था? उत्तर प्रदेश में था आलमगीरपुर, जो हिंडन नदी के किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के किस स्थल की खोज सबसे पहले हुई थी? हड़प्पा नामक स्थल की खोज हुई थी 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा हुई थी। नेक्स्ट और आज का क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में बताना है, जिसका उत्तर भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताना। आज हमने की हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत, जिसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में देखा और पहली रेल कब चली ये भी देखा। इसमें हमने हड़प्पा सभ्यता के पूर्वी, पश्चिमी, उत्तर और दक्षिणी सभी स्थानों की चर्चा की है। कल को हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण स्थल हैं उनके उत्खननकर्ता और जो वो किस नदी के किनारे पर स्थित है, ये सब हम कल को देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम कर रहे थे सिंधु घाटी सभ्यता और कल हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की थी। आज हम करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनके उत्खननकर्ता। हम इनको थोड़ा जल्दी करेंगे और इम्पोर्टेंट देखेंगे कौन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट है 1921 में हड़प्पा नामक स्थल की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई। और हड़प्पा किस ज़िले में है? पाकिस्तान के मोंटगोमरी ज़िले और रावी नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज RD बैनर्जी यानी कि रखाल दास बैनर्जी के द्वारा की गई और यह पाकिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है और RD बैनर्जी 1922। ये दोनों स्थल, इनकी खोज का वर्ष और इनके उत्खननकर्ता और इनकी वर्तमान स्थिति और नदी दोनों ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है चहुंदड़ो की खोज हुई 1931 में और गोपाल मजूमदार के द्वारा खोज की गई और यह कहाँ पर स्थित है? सिंध प्रांत में और सिंधु नदी पर। इसके लिए हमें ध्यान रखना होगा कि यह सिंध प्रांत में स्थित है और सिंधु नदी के किनारे पर बसा हुआ था। नेक्स्ट है 1927 सूतकांगेडोर। इसके उत्खनन करता थे मार्क RL स्टाइन और बलूचिस्तान में यह स्थित था दास्क नदी के किनारे। यह सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमतम नगर था और हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह दास्क नदी के किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट है 1955 से 57 में उत्खनन हुआ लोथल स्थान का और इसके उत्खनन करता थे रंगनाथ राव और गुजरात में स्थित है भोगवा नदी के किनारे। लोथल के लिए हमें ध्यान रखना होगा कि रंगनाथ राव के द्वारा खोज हुई
उत्खनन हुआ और भोगवा नदी के किनारे यह स्थित है। नेक्स्ट है 1953 में रोपड़ पंजाब में स्थित है। यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा उत्खनन कार्य हुआ और यह सतलुज नदी के किनारे पर स्थित है, रोपड़ पंजाब में। 1953 में कालीबंगा राजस्थान में स्थित है और घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। इसकी खोज हुई अमलानंद घोष के द्वारा। नेक्स्ट है 1973 में बनावली जो हरियाणा में स्थित है। इसके खोजकर्ता कौन थे? रविंदर सिंह बिष्ट और सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है रंगपुर गुजरात में स्थित है और इसका उत्खननकर्ता माधव स्वरूप वत्स था और इसकी खोज हुई 1931 में। गुजरात में स्थित है और मादर नदी के किनारे पर स्थित है। 1935 कोट दीजी नामक स्थान जो अहमद खान के द्वारा खोजा गया, इसमें बलूचिस्तान में स्थित है और सिंधु नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट 1964 में सूरकोटड़ा स्थान जिसकी खोज जगपत जोशी या जेपी जोशी के द्वारा हुई और कच्छ के गुजरात में यह स्थल खोजा गया, सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। नेक्स्ट 1982 में मांडा जो कश्मीर में स्थित है, इसकी खोज भी जगपत जोशी के द्वारा हुई। मांडा सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरतम स्थल माना जाता है और सबसे पश्चिमतम स्थल कौन सा था? दास्क नदी के किनारे सूतकांगेडोर जो चेनाब नदी पर स्थित है। मांडा उत्तरतम बिंदु चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में स्थित है। नेक्स्ट है 1958 में आलमगीरपुर कहाँ पर स्थित था? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा खोजी गई यूपी उत्तर प्रदेश में स्थित है। हिंडन नदी के किनारे पर स्थित था। यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी बिंदु आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी और सबसे पश्चिमी बिंदु सूतकांगेडोर बलूचिस्तान में और दास्क नदी के किनारे पर स्थित था और सबसे उत्तरी बिंदु था मांडा जम्मू कश्मीर में चेनाब नदी के तट पर स्थित था और सबसे दक्षिणतम बिंदु दैमाबाद महाराष्ट्र गोदावरी नदी के किनारे। नेक्स्ट है 1969 में राखी गढ़ी स्थल की खोज हुई। सूरजभान और रफीक मुगल के द्वारा इसका उत्खनन कार्य हुआ। हरियाणा के हिसार में स्थित है और सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित है। वर्तमान में यह भारत में सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल माना जाता है और यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े संग्रहालय का भी निर्माण किया जा रहा है राखी गढ़ी स्थान पर। अब हम करेंगे इस सिंधु घाटी स्थल के जो हमने स्थल पढ़े हैं, हम उनका जल्दी रिवीजन करेंगे और इम्पोर्टेंट बात देखेंगे। इनमें इम्पोर्टेंट कौन कौन सी बातें हैं, जैसे हड़प्पा स्थान खोजा 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया, रावी नदी के किनारे पर स्थित है। 1922 मोहनजोदड़ो आर.डी. बैनर्जी के द्वारा खोजा गया, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है चहुंदड़ो सिंध प्रांत में स्थित है। सूतकांगेडोर दास्क नदी पर स्थित है। जो हमें ध्यान रखना है, हम केवल वही पढ़ रहे हैं। लोथल गुजरात में स्थित है, भोगवा नदी के किनारे। रोपड़ पंजाब में स्थित है। कालीबंगा राजस्थान, घग्गर नदी। नेक्स्ट है बनावली हरियाणा में स्थित है और सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। रंगपुर गुजरात में स्थित है। कोट दीजी बलूचिस्तान सिंध प्रांत, सिंधु नदी के किनारे बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सूरकोटड़ा गुजरात कच्छ में इसका उत्खनन हुआ और सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। मांडा जम्मू कश्मीर में खोजा गया था, सबसे उत्तरी स्थल है और चेनाब नदी के किनारे पर स्थित है। नेक्स्ट है आलमगीरपुर, हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल, उत्तर प्रदेश, हिंडन नदी के किनारे पर स्थित। राखी गढ़ी हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, हरियाणा के हिसार में स्थित और सबसे बड़ा संग्रहालय राखी गढ़ी में बनाया जा रहा है। अब हम करेंगे एक स्थल और जहाँ से जैसे हम करेंगे अब हड़प्पा स्थान और यहाँ से हमें जो अवशेष मिले हैं हम उनकी भी चर्चा करेंगे। हड़प्पा की खोज 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई और यह रावी नदी के किनारे पर बसा हुआ था। यहाँ से हमें क्या क्या मिले हैं? सबसे बड़ी इमारत जो 12 कक्षों का एक अन्नागार था। अन्नागार होता है जहाँ पर गोदाम अन्न रखा जाता है। 12 कक्षों का अन्नागार जो सबसे बड़ी इमारत थी वह हड़प्पा नामक स्थल से प्राप्त हुई है। और यहाँ पर किन प्रमुख फसलों के अवशेष प्राप्त हुए हैं? गेहूँ और जौ के अवशेष हमें कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा स्थान से। और सबसे बड़ी इमारत कौन सी थी? 12 कक्षों का अन्नागार।
नेक्स्ट अवशेष है एक कब्रिस्तान भी प्राप्त हुआ है जिसको R37 या समाधि 37 समाधि 37 या R37 कहते हैं। और इसको R37 क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर 57 कंकाल प्राप्त हुए थे, जिसमें से 20 कंकाल ऐसे थे जो बहुत ही खराब अवस्था में थे और जिन पर शोध कार्य नहीं हुआ। 57 में से केवल 37 कंकालों पर ही शोध हुआ था, इसलिए इस कब्रिस्तान को R37 कब्रिस्तान कहा जाता है या समाधि 37 कहा जाता है। नेक्स्ट अवशेष है उर्वरता की देवी की एक मूर्ति। उर्वरता की देवी, क्योंकि यहाँ पर स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दर्शाया गया है। एक ऐसी प्रतिमा मिली है जिसमें स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दर्शाया गया है। तो हड़प्पा से संबंधित हमें 3 प्रमुख अवशेष मिले हैं। एक तो सबसे बड़ी इमारत 12 कक्षों का अन्नागार, एक कब्रिस्तान R37 और एक उर्वरता की देवी की मूर्ति जिसमें एक स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा दर्शाया गया है। 3 प्रमुख अवशेष हमें हड़प्पा नामक स्थान से ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो हड़प्पा सभ्यता का एक महत्वपूर्ण स्थल है। इसकी खोज 1922 में राखाल दास बैनर्जी के द्वारा हुई और यह सिंधु नदी के किनारे पर स्थित था। मोहनजोदड़ो सिंधी भाषा में इसको कहते हैं मेया दा दड़ा, यानी कि हिंदी में कह सकते हैं मृतकों का टीला। अर्थात यहाँ पर इतने ही मृतक मिले हैं, इतने मृतक शरीर मिले हैं कि एक टीला बन जाए, इतने मृत शरीर मिले हैं, इसलिए कुछ विद्वानों ने इसको मृतकों का टीला कहा है। मोहनजोदड़ो से अवशेष मिले हैं उनमें मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल अन्नागार। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या है? हड़प्पा से मिलने वाला अन्नागार। और मोहनजोदड़ो से मिलने वाली सबसे बड़ी इमारत कौन सी है? विशाल अन्नागार। और मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध इमारत कौन सी है? एक विशाल स्नानागार। स्नानागार तो सबसे प्रसिद्ध था, सबसे प्रसिद्ध इमारत तो विशाल स्नानागार थी, लेकिन सबसे बड़ी इमारत विशाल अन्नागार थी। नेक्स्ट अवशेष है नटराज की मूर्ति, जिसको शिव भी कहा जाता है। नटराज की प्रतिमा मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति, पशुपतिनाथ यानी कि शिव की एक और मूर्ति मिली है जिसमें त्रिमुखी शिव का रूप दर्शाया गया है। सिर पर सींग है, सिर पर सींग मतलब पशुपतिनाथ जैसे पशु होते हैं ऐसे ही दर्शाया गया है प्रतिमा में। इसमें 6 जानवरों की आकृति बनी हुई है जो 5 प्रजाति के हैं। दाईं तरफ तो इसमें एक बाघ और हाथी की प्रतिमा है। जैसे एक ऐसा चित्र मिला है जिसमें दाईं तरफ तो एक बाघ और हाथी का चित्र है, बाईं ओर भैंसा और गैंडा बना हुआ है और नीचे 2 हिरण बने हुए हैं। जैसे 1 प्रजाति, 2 प्रजाति, 3, 4 और 5 प्रजातियां, लेकिन 6 जानवर हैं क्योंकि नीचे 2 हिरण हैं। यहाँ 2 हिरण हो गए। एक दाहिनी तरफ एक बाघ और हाथी है और बाईं तरफ भैंसा और गैंडा है। इस प्रकार एक पशुपति त्रिमुखी शिव का प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिसको कहते हैं पशुपतिनाथ की मूर्ति। इसमें 5 प्रजाति और 6 जानवर प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है पक्षी, और इसमें पक्षी कौन सा है? पशुपतिनाथ के नीचे 2 मोर की आकृति भी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है एक पुरोहित राजा की मूर्ति। यहाँ पर एक मूर्ति भी प्राप्त हुई है जिसको पुरोहित राजा कहा जाता था। और सबसे इम्पोर्टेंट है एक नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति जो कांस्य द्वारा निर्मित है। नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा कहाँ से मिली है? मोहनजोदड़ो से। एक स्वास्तिक चिन्ह प्राप्त हुआ है। एक मोहर पर गांव का चित्र भी मिला है और प्रत्येक मकान में एक कुआं का साक्ष्य भी मिला है। और इससे अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो नगर में केवल लगभग 700 कुएं के साक्ष्य मिले हैं। अनुमान लगाया जाता है कि मोहनजोदड़ो में 700 कुएं थे। तो मोहनजोदड़ो से हमें क्या क्या ध्यान रखना है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, लेकिन सबसे प्रसिद्ध इमारत मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार है जिसके उत्तर और दक्षिण में सीढ़ियाँ बनी हुई थी। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि विशाल स्नानागार में किस दिशा की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी? तो आंसर आएगा उत्तर और दक्षिण दोनों दिशाओं की ओर सीढ़ियाँ बनी हुई थी, उसमें प्रवेश के लिए और उससे बाहर निकलने के लिए। और अवशेष हैं पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, नटराज की प्रतिमा मिली है, पुरोहित राजा की प्रतिमा मिली है और सबसे इम्पोर्टेंट है नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा।
भी मिली है, एक स्वास्तिक चिन्ह और एक मोहर पर गांव का चित्र भी मिला है। और अब हम करेंगे जो जो अब तक हमने पढ़ा है उनको हम क्वेश्चन के रूप में एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। पुरोहित राजा की मूर्ति कहाँ से मिली है? आंसर है मोहनजोदड़ो। और मोहनजोदड़ो की खोज कब हुई थी? 1922 में राखालदास बनर्जी के द्वारा सिंधु नदी के तट पर यह स्थल स्थित था। नेक्स्ट जो कल कमेंट बॉक्स के लिए क्वेश्चन पूछा था वो है भारतीय पुरातत्व का जनक किसको माना जाता है? तो आंसर आएगा कनिंघम, अलेक्जेंडर कनिंघम। R37 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा सभ्यता से, हड़प्पा स्थल से। और हड़प्पा स्थल से और कौन कौन से अवशेष मिले हैं? स्त्री के गर्भ से उगता हुआ पौधा और एक विशाल अन्नागार जो 12 कक्षों का था, ये दो। और R37 कब्रिस्तान हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुए हैं। लोथल किस नदी के किनारे बसा हुआ था? भोगवा नदी के किनारे बसा हुआ था। और इसकी खोजकर्ता कौन थे? रंगनाथ राव। 1955 से 57 में इसकी खोज हुई। राखीगढ़ी स्थल की खोज किसने की? यह उत्खनन किसने किया? सूरजभान और रफीक मुगल के द्वारा किया गया। यह हिसार हरियाणा में स्थित है और सरस्वती नदी के किनारे पर स्थित था। राखीगढ़ी हड़प्पा सभ्यता का वर्तमान में सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ पर एक विशाल संग्रहालय भी बनाया जा रहा है जो हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय है। कहाँ पर बनाया जा रहा है? राखीगढ़ी हिसार में। नेक्स्ट है हड़प्पा नामक स्थल की खोज किसने की थी? राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में खोज की थी। और यह कहाँ पर स्थित है? मोंटगोमरी जिला पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है चहुंदड़ो की खोज किसने की थी? 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा इसकी खोज की गई थी। और यहाँ पर एक प्रमुख अवशेष मिला था, मनके बनाने का कारखाना। इसके लिए ही चहुंदड़ो प्रमुख है। यहाँ से लिपस्टिक के अवशेष और कारखाना, मनके बनाने का कारखाना का अवशेष मिले थे। नेक्स्ट है नृत्य करती हुई कांस्य प्रतिमा कहाँ से प्राप्त हुई है? मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से पशुपति नाथ की मूर्ति, नटराज की मूर्ति और कांस्य की नृत्य करती हुई प्रतिमा प्राप्त हुई है। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है? सिंधी भाषा में अर्थ है मियाँ दादड़ा और हिंदी में अर्थ है मृतकों का टीला, अर्थात मरे हुए लोगों का टीला इसका अर्थ है। मोहनजोदड़ो मृतकों का टीला। नेक्स्ट है सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया पहला स्थल कौन सा था? यह था हड़प्पा और इसी के स्थान पर हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हड़प्पा सभ्यता हुआ। उर्वरता की देवी की एक मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा नामक स्थल से। और हड़प्पा से संबंधित कुछ 3 महत्वपूर्ण अवशेष हैं और ये हैं विशाल अन्नागार जो 12 कक्षों का था, R37 कब्रिस्तान और उर्वरता की देवी की प्रतिमा। ये 3 प्रमुख अवशेष हड़प्पा नामक स्थल से मिले हैं। नेक्स्ट है प्रत्येक मकान में एक कुएं का साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। और यहाँ पर लगभग 700 कुएं के साक्ष्य मिले हैं। अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर 700 कुएं थे। और आज का क्वेश्चन है जो कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है, सिंधु घाटी सभ्यता का दक्षिणतम स्थल किस नदी के किनारे स्थित था? यदि क्लास ध्यान से देखी हो तो हमने इस क्वेश्चन की चर्चा इसी क्लास में की है, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर क्लास अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किए थे हड़प्पा सभ्यता के 2 महत्वपूर्ण स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हमने देखे थे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पर कौन कौन से अवशेष प्राप्त हुए हैं। आज हम उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए उसके अन्य महत्वपूर्ण स्थलों की चर्चा करते हैं। आज के महत्वपूर्ण स्थल और उनसे संबंधित अवशेष, और इसका पार्ट 2 है। और पार्ट 1 में हम पहली क्लास में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से संबंधित तथ्यों को देख चुके हैं। आज का नया स्थल है चहुंदड़ो। चहुंदड़ो की खोज कब हुई थी? 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा खोज हुई थी। और यह सिंधु नदी के किनारे सिंध प्रांत पाकिस्तान में स्थित है। यह सिंधु सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था जहां पर एक भी दुर्ग या किला प्राप्त नहीं हुआ। तो हम यह हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, लेकिन यह सभ्यता का एक अपवाद था क्योंकि यह सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल था। यहाँ पर मकान कच्ची ईंटों के बने हुए थे और कच्ची भी कैसी थी? गोल ईंटों के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। लिपस्टिक और चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह का
पद चिन्ह की प्राप्ति भी यहीं से हुई है। एक मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। यहाँ से हमें 4 बातें महत्वपूर्ण रूप से ध्यान रखनी है। गोल ईंटों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल कौन सा था? चहुंदड़ो। और यहाँ से लिपस्टिक चूड़ियों के अवशेष मिले हैं। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह के निशान मिले हैं और मनके बनाने का कारखाना। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है मनके बनाने का कारखाना। सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मनके बनाने का कारखाना। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला था? चहुंदड़ो से। नेक्स्ट स्थल है हमारा लोथल। लोथल की खोज कब हुई थी? रंगनाथ राव के द्वारा 1955 से 57 में उत्खनन कार्य हुआ और यह गुजरात भारत में स्थित है। यह इस सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह था और इसलिए इसको वाणिज्यिक राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ पर फारस की मुद्राएं प्राप्त हुए हैं और ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि फारस के साथ यहाँ से व्यापार होता था, क्योंकि फारस की मुद्राएं मिलना विदेशी व्यापार का संकेत है। यहाँ से चावल के दानों के साक्ष्य भी मिले हैं। एक मम्मी का साक्ष्य मिला है और एक मकान जिसका मुख्य द्वार सड़क की ओर है, जिसको प्रधान या हेड कहते हैं। सड़क हड़प्पा सभ्यता में एक नियम था कि जो भी घर होते थे उनका मुख्य द्वार मेन सड़क की ओर नहीं खुलता था बल्कि गली की ओर खुलता था। लेकिन यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल था जिसका मुख्य द्वार मुख्य सड़क की ओर खुलता था। और हमें एक ध्यान रखने योग्य बात है कि बनावली एकमात्र ऐसा स्थल था जहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। लोथल से हमें क्या क्या ध्यान रखना है? यह हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र बंदरगाह स्थल था। फारस की मुद्राएं यहीं से मिली हैं। चावल के दानों के साक्ष्य मिले हैं। और एक नोट ध्यान रखने योग्य बात है कि बनावली हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र शहरी स्थल था जहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। नेक्स्ट स्थल है कालीबंगा। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ और यह है भारत के राजस्थान में स्थित है, हनुमानगढ़ जिला। 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा इसका उत्खनन कार्य किया गया। यहाँ पर हमें काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिली, इसलिए इसका नाम कालीबंगा है। कालीबंगा का मतलब है काले रंग की चूड़ियाँ या काली मिट्टी की चूड़ियाँ। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं और हल के साक्ष्य मिले हैं। अग्निकुंड और हवन कुंड के साक्ष्य भी मिले हैं। इस सभ्यता की 2 प्रशासनिक राजधानी या जुड़वा राजधानी कौन सी थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। व्यापारिक राजधानी थी लोथल। कालीबंगा। कालीबंगा से हमें क्या क्या मिला है? कालीबंगा सबसे पहले हम देखेंगे कि कालीबंगा का अर्थ क्या है। कालीबंगा का अर्थ है काले रंग की चूड़ियाँ, मतलब काली मिट्टी की चूड़ियाँ मिले हैं। जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। खेत किसके साथ जोतते हैं? हल के साथ। तो हल और जुते हुए खेत के साक्ष्य कालीबंगा से मिले हैं। और कालीबंगा का अर्थ क्या है? काले रंग की चूड़ियाँ, काली मिट्टी की चूड़ियाँ। अग्निकुंड और हवन कुंड के साक्ष्य हम ऐसे ही याद कर लेंगे। अग्निकुंड और हवन कुंड के साक्ष्य, हल के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य और काली मिट्टी की चूड़ियाँ यहाँ से प्राप्त हुई हैं। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता की 2 प्रशासनिक राजधानियाँ कौन कौन सी थी? प्रशासनिक राजधानी पूछे या जुड़वा राजधानी पूछे तो आंसर क्या होगा? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। ये हड़प्पा सभ्यता की 2 जुड़वा राजधानी या प्रशासनिक राजधानी थी। और यदि पूछा जाए कि हड़प्पा सभ्यता की व्यापारिक राजधानी कौन सी थी? व्यापारिक राजधानी विदेशी व्यापार कहाँ से होता था? लोथल से, क्योंकि वहाँ से हमें फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। तो व्यापारिक राजधानी कौन सी हो जाएगी? लोथल। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली। नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी? मकान बनाने में पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। जो हड़प्पा सभ्यता में मकान बनाए जाते थे उनमें जो ईंटें इस्तेमाल की जाती थी वो 1 अनुपात की थी और पक्की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। ये ईंटें 4:2:1 4 इनकी लंबाई होती थी, 2 चौड़ाई और 1 ऊंचाई। ये 4:2:1 के अनुपात में बनी हुई थी। नेक्स्ट है उपयोग। इन ईंटों का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता था? कच्ची ईंटों का उपयोग कहाँ पर होता था? रक्षा द्वार बनाने में, सड़कें बनाने में और प्रवेश द्वार बनाने में। कच्ची ईंटों का इस्तेमाल होता था रक्षा द्वार, सड़कें और प्रवेश द्वार बनाने में। नेक्स्ट है पक्की ईंटों का इस्तेमाल कहाँ पर होता था? विशाल भवन निर्माण। जब कोई विशाल भवन निर्माण या विशाल भवन का निर्माण करना होता था तो पक्की ईंटों का इस्तेमाल होता था। और कच्ची का सड़कें बनानी हुई, रक्षा द्वार, प्रवेश द्वार इनमें होता था। अलंकृत ईंटें। अलंकृत का होता है सजाई हुई ईंटें और इनका एकमात्र स्थल कहाँ मिला है? कालीबंगा। अलंकृत ईंटों
क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि अलंकृत ईंटों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। नेक्स्ट है एल आकार की ईंटें। एल आकार की ईंटें जब कोने बनाए जाते थे तो उनको जोड़ने के लिए एल आकार की ईंटों का इस्तेमाल किया जाता था। फन्नीकार ईंटें। फन्नीकार ईंटों का इस्तेमाल नालियाँ बनाने में किया जाता था। नाली बनाने में यूज़ होती थी फन्नीकार ईंटें। वक्राकार ईंटें या गोल ईंटें एकमात्र स्थल चहुंदड़ो। अलंकृत, हमें यहाँ से केवल 3 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं। मकान बनाने में जो ईंटें इस्तेमाल की जाती थी वे किस अनुपात में होती थी? 4:2:1 में। और अलंकृत ईंटों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और वक्राकार या गोल ईंटों के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? चहुंदड़ो से। और एकमात्र स्थल है ये। और यह अलंकृत ईंटें भी एकमात्र स्थल कालीबंगा से प्राप्त हुई हैं। आज हमने देखे कालीबंगा, चहुंदड़ो और लोथल, ये स्थल हमने देखे और इनसे संबंधित अवशेष देखे और हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली देखी। अब हमने जो भी पढ़ा है आज, हम उनसे संबंधित क्वेश्चनों के रूप में इसको रिवाइज करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, चहुंदड़ो नामक स्थल की खोज कब की गई? इसकी खोज 1931 में गोपाल मजूमदार के द्वारा की गई। और यहाँ पर हमें प्रमुख रूप से किस किस के साक्ष्य मिले हैं? लिपस्टिक के साक्ष्य और मनके बनाने के कारखाने, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, ये प्रमुख अवशेष हमें मिले हैं। सिंधु सभ्यता का एकमात्र ऐसा स्थल कौन सा था जहाँ जल निकासी की व्यवस्था विकसित नहीं थी? तो इसका आंसर है बनावली। बनावली ही ऐसा स्थल था जहाँ पर जल निकासी की व्यवस्था नहीं थी। हड़प्पा सभ्यता में मकान बनाने में ईंटों का इस्तेमाल होता था, वे किस अनुपात में होती थी? 4:2:1। ईंटों से संबंधित हमें केवल 3 प्रश्न ध्यान रखना है। ईंटों का अनुपात कितना था? 4:2:1। अलंकृत ईंटें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा से। और गोल या वक्राकार ईंटें कहाँ से मिली हैं? एकमात्र स्थल चहुंदड़ो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल जहाँ से वक्राकार ईंटें मिली हैं? तो इसका आंसर है चहुंदड़ो। वक्राकार आय या गोल ईंटें, दोनों का आंसर एक ही है, चहुंदड़ो। नेक्स्ट है, जुते हुए खेत के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? जुते हुए खेत और जो खेतों को किसके साथ जोतेंगे? हल के साथ। तो हल के साक्ष्य, जुते हुए खेत के साक्ष्य और काली मिट्टी की चूड़ियाँ, इनके साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? कालीबंगा, राजस्थान से। हड़प्पा सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी किसे कहा जाता है? वाणिज्यिक राजधानी क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से विदेशी व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। और विदेशी व्यापार कैसे? क्योंकि यहाँ पर दूसरे देश फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं, तो इसलिए इसको वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। और यह स्थल कौन सा है? लोथल। लोथल को वाणिज्यिक राजधानी कहा जाता है। मनके बनाने का कारखाना कहाँ से मिला है? चहुंदड़ो से। और यहाँ पर कौन से और अवशेष मिले हैं? बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पद चिन्ह, लिपस्टिक और चूड़ियों के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है, जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित था? हमें इस क्वेश्चन में बताना है कि मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे पर स्थित था और इसकी खोज किसने की, ये भी बता देना यदि आप बताना चाहो तो। आज हमने किया हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल। कल को हम इसकी नगर नियोजन प्रणाली को करेंगे और कल हड़प्पा सभ्यता समाप्त हो जाएगी। उसके बाद हम करेंगे वैदिक सभ्यता और इस प्रकार हम हमारे इतिहास को कंप्लीट कर देंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल हमने किया था हड़प्पा सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल और उनके उत्खननकर्ता और वहाँ से हमें जो अवशेष मिले थे वो। आज हम करेंगे हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली। नगर नियोजन प्रणाली कैसी थी? ग्रिड प्रणाली थी, एक जाल पद्धति थी जो जैसे शतरंज होती है, शतरंज के आकार में एक दूसरे को सड़कें समकोण पर काटती थी। तो हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन व्यवस्था कैसी थी? ग्रिड प्रणाली की तरह थी, जाल पद्धति थी और शतरंज के आकार में सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। नेक्स्ट है नियोजित शहर। हड़प्पा सभ्यता का प्रत्येक शहर, लगभग सभी शहर नियोजित थे और सभी नगर लगभग 2 टीलों में बसे हुए थे, जिसको एक पूर्वी टीला और दूसरे को पश्चिमी टीला कहते थे। पश्चिमी टीला अधिक ऊंचाई पर होता था जबकि पूर्वी टीला कम ऊंचाई पर होता था। जो पश्चिमी टीला होता था उसको दुर्ग या दुर्ग टीला कहते थे
और पूर्वी टीले को निचला नगर कहते थे। जो कम ऊंचाई होने पर निचला नगर और अधिक ऊंचाई होने पर दुर्ग या उच्च नगर कहते थे। पश्चिमी टीला जो उच्च नगर होता था, उच्च दुर्ग होता था, वहाँ पर पुरोहित वर्ग रहता था। और पूर्वी टीला यानी कि निचले शहर में नागरिक, शिल्पकार और सैनिक और अन्य पुरोहित वर्ग से अलग जो भी समाज का वर्ग था, नागरिक, शिल्पकार, सैनिक, अन्य सभी निचले दुर्ग यानी कि पूर्वी टीले पर रहते थे। धार्मिक स्थल और धार्मिक अनुष्ठान करने की जगह सभी लोगों की एक ही होती थी। नेक्स्ट है वास्तुकला या स्थापत्य कला। वहाँ की वास्तुकला या स्थापत्य कला कैसी थी? प्रत्येक मकान के बाहर पक्की ईंटों से बनी नालियाँ थी जो ढकी होती थी। जो हमारे आधुनिक भारत में वर्तमान में भी ऐसी व्यवस्था नहीं है। ऐसी व्यवस्था 5000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता में थी। प्रत्येक मकान के बाहर नालियाँ होती थी जो पक्की ईंटों से बनी हुई और ढकी हुई होती थी। नेक्स्ट है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो से हमें साक्ष्य मिले हैं कि प्रत्येक मकान में एक कुआं होता था और एक कुआं, रसोईघर, स्नानागार और आंगन की व्यवस्था थी। ऐसे साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। और हड़प्पा सभ्यता का परिवार कैसा था? हड़प्पा सभ्यता का परिवार मातृसत्तात्मक था, अर्थात माता परिवार की मुखिया होती थी। जबकि आगे हम पढ़ेंगे वैदिक सभ्यता, उसमें परिवार की व्यवस्था पितृसत्तात्मक थी। तो हमें ध्यान रखना होगा कि हड़प्पा सभ्यता की पारिवारिक व्यवस्था कैसी थी? मातृसत्तात्मक। नेक्स्ट है कृषि। कृषि के रूप में हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या क्या उगाते थे? गेहूँ और जौ। गेहूँ और जौ के साक्ष्य हमें मिले हैं। और चावल की कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। तो हमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में क्या पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग गेहूँ, जौ और चावल इन की खेती करते थे। एक ध्यान रखने योग्य बात है कि इस सभ्यता में कहीं से भी गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो कभी कभी घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग किस फसल से अनभिज्ञ थे? तो उसमें ऑप्शन में होगा गेहूँ, जौ, चावल और गन्ना। तो हमारा आंसर हो जाएगा गन्ना, क्योंकि हमें गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले। और साक्ष्य नहीं मिले इसका मतलब वे उस फसल से अनभिज्ञ थे, अनजान थे। नेक्स्ट, विश्व में सबसे पहले कपास की खेती सिंधु वासियों के द्वारा ही की गई थी और वे कपास को सिंडन कहकर पुकारा करते थे। तो विश्व में सबसे पहले कपास की खेती किसने की थी? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। और इस सभ्यता से हमें किस फसल के साक्ष्य नहीं मिलते? गन्ने के। और किस फसल के साक्ष्य मिलता है? गेहूँ, जौ और चावल। चावल के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल और रंगपुर से। नेक्स्ट है डोमेस्टिकेशन यानी कि पशुपालन। पशुपालन के रूप में वे किस किस पशु को पालते थे या किस पशु से परिचित थे? इसमें हम देखेंगे हाथी एवं घोड़े से परिचित है। हमें हाथी और घोड़े के साक्ष्य मिले हैं। इससे पता चलता है कि वे हाथी और घोड़े से परिचित थे। हाथी के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? सूरकोटड़ा से। लोथल से हमें घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। हाथी के साक्ष्य सूरकोटड़ा से और लोथल से किसके साक्ष्य मिले हैं? घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य मिले हैं। बैल की आकृति भी प्राप्त हुई है। हमें बैल कुब्बड़ वाला सांड, उसकी आकृति भी प्राप्त हुई है। और हमें यहाँ ध्यान क्या रखना है? कहीं से भी शेर और गाय के साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शेर और गाय नामक पशु से परिचित नहीं थे। और परिचित किससे थे? हाथी और घोड़े से परिचित थे। हाथी के साक्ष्य सूरकोटड़ा से मिले हैं और घोड़े के साक्ष्य लोथल, गुजरात में जो स्थल है हड़प्पा सभ्यता का, वहाँ से मिले हैं। नेक्स्ट है करेंसी। करेंसी यानी कि मुद्रा। हड़प्पा सभ्यता की कोई भी मुद्रा नहीं थी और जो मुद्रा बनी होती थी वो सिलखड़ी पत्थर से बनी होती थी। वह मुद्रा नहीं थी बल्कि वस्तु विनिमय प्रणाली में जो मुद्रा के स्थान पर प्रयोग की जाती थी वह थी करेंसी। हड़प्पा सभ्यता की कोई भी मुद्रा नहीं थी। वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था यानी कि वस्तु विनिमय प्रणाली वहाँ पर मौजूद थी। और अपवाद के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? अपवाद का मतलब है इसकी कोई करेंसी नहीं थी लेकिन हमें मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। और मुद्राएं लोथल से हमें फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं। अर्थात इससे पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता का विदेशियों के साथ व्यापार होता था। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस हड़प्पा के किस स्थल से फारस की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? तो आंसर आएगा लोथल।
चावल के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और घोड़े की अस्थियों के साक्ष्य भी लोथल से ही मिले हैं। स्क्रिप्ट यानी कि लिपि। हड़प्पा सभ्यता की जो लिपि हमें प्राप्त हुई है उसके हमें 64 मूल चिन्ह प्राप्त हुए हैं, जिसको पिक्टोग्राफ कहा जाता है। यह भाव चित्रात्मक लिपि थी, मतलब ये अपने विचारों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करते थे। भावों को चित्रों के माध्यम से प्रस्तुत करने के कारण ही इस लिपि को भाव चित्रात्मक लिपि कहा जाता है। इस सभ्यता की लिपि पहले तो दाएं से बाएं लिखी जाती थी और फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ऐसे ही लिखी जाती थी। और यह सर्पिलाकार में लिखी जाती थी, इसलिए इसको सर्पिलाकार लिपि भी कहा जाता है। हड़प्पा सभ्यता की लिपि पहले दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं और फिर दाएं से बाएं ऐसे लिखी जाती थी। हड़प्पा सभ्यता की लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी और मूल चिन्ह कितने थे? 64। नेक्स्ट है यहाँ के अंतिम संस्कार। हड़प्पा सभ्यता में जो अंतिम संस्कार प्रचलित थे वो कौन कौन से थे? हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार के अंतिम संस्कार प्रचलित थे। पहला है दाह संस्कार। इसमें मृत शरीर को जला दिया जाता था और जलाने के बाद एक मटके में राख को रख दिया जाता था और फिर उसको दबा दिया जाता था। यह थी दाह संस्कार की विधि, जो वर्तमान में हिंदू धर्म में प्रचलित है। नेक्स्ट है पूर्ण समाधिकरण। पूर्ण समाधिकरण का अर्थ है जब मृत्यु हो जाए तो मृत शरीर को पूरी तरह जमीन में दफना दिया जाता था, उसको कहते हैं पूर्ण समाधिकरण, जो वर्तमान में मुस्लिम धर्म और ईसाई धर्म में प्रचलित है। नेक्स्ट है आंशिक समाधिकरण। आंशिक का अर्थ है आंशिक, अंश से मिलकर बना है। अंश का मतलब है थोड़ा। शवों को जंगल में रखा जाता था ताकि पशु पक्षी उनको खा सकें, और कुछ दिनों के बाद जब पशु पक्षी उनको खा जाते थे और थोड़ी बहुत शरीर को छोड़ देते तो बाद में उसको दफना दिया जाता था। इस प्रकार यह आंशिक समाधिकरण है। और वर्तमान में ऐसी प्रथा किस धर्म में प्रचलित है? पारसी धर्म में। तो हड़प्पा सभ्यता में 3 प्रकार के अंतिम संस्कार प्रचलित थे: दाह संस्कार, पूर्ण समाधिकरण और आंशिक समाधिकरण। दाह संस्कार हिंदू धर्म में प्रचलित है वर्तमान में, और पूर्ण समाधिकरण मुस्लिम और ईसाई धर्म में, और आंशिक समाधिकरण पारसी धर्म में प्रचलित है। 2350 से आते आते 1750 ईस्वी में लगभग इस सभ्यता का पतन होना आरंभ हो गया था, और विभिन्न विद्वानों ने इसके पतन के कारणों के बारे में बताया है। कुछ विद्वानों के कारण इसका पतन वनों की कटाई के कारण हुआ। कुछ विद्वान जलवायु परिवर्तन मानते हैं, कुछ बाढ़ आना इसका मुख्य कारण मानते हैं। चलिए तो हम देखते हैं कि किस विद्वान ने कौन सा कारण बताया था इस सभ्यता के पतन का। इस सभ्यता के पतन के कारण फेयर सर्विस, जो एक विद्वान है, इतिहासकार है, उन्होंने बताया कि हड़प्पा सभ्यता का पतन वनों का कटाव, संसाधनों का खत्म होना। इनका मत था कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने वनों का कटाव शुरू किया, जिससे वहाँ संसाधन समाप्त हो गए और इस प्रकार सभ्यता समाप्त हो गई। मार्टिन व्हीलर का कथन है कि आकस्मिक अंत, वैसे ही कोई प्राकृतिक आपदा आई और यह सभ्यता समाप्त हो गई। नेक्स्ट है जॉन मार्शल के अनुसार इस सभ्यता में भूकंप आया और वहाँ सभी लोग तबाह हो गए और यह सभ्यता समाप्त हो गई। आर.एल. स्टाइन के अनुसार जलवायु परिवर्तन के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया। नेक्स्ट है अर्नेस्ट मैके और जॉन मार्शल। इन दोनों का मत है कि यहाँ पर बाढ़ आई, क्योंकि मोहनजोदड़ो की जब खुदाई हुई तो देखा गया कि नगर 7 परतों में बंटा हुआ था, और इससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ पर बाढ़ आ जाती थी और बाढ़ आने पर जो अवसाद होते थे उन्हीं पर लोग रहना शुरू कर देते थे। इस प्रकार 7 परतों में विभाजित मोहनजोदड़ो मिला है। जॉन मार्शल का मतलब है कि यहाँ पर बाढ़ आने के कारण इस सभ्यता का पतन हो गया, और सबसे वैध मत भी यही माना जाता है। तो हमें यहाँ से केवल ध्यान रखना है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन का मुख्य कारण क्या था? बाढ़ आने की वजह से हड़प्पा सभ्यता का पतन हो गया। आज हमने हड़प्पा सभ्यता के लगभग समाप्त कर दिया है। अब हम इससे संबंधित जो भी आज हमने पढ़ा है उससे संबंधित हम प्रश्नों की चर्चा करेंगे। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? आंसर है सिंधु नदी, और इसकी खोज कब हुई? 1922 में राखालदास बनर्जी ने की। सिंध प्रांत पाकिस्तान में यह स्थित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता में नगर
की कैसी पद्धति प्रचलित थी? हड़प्पा सभ्यता में ग्रिड पद्धति, जिसको जाल प्रणाली और शतरंज के आकार में, जैसे शतरंज के आकार में होता है ऐसे सड़कें समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता में कैसे परिवार थे? मतलब हड़प्पा सभ्यता की पारिवारिक व्यवस्था कैसी थी? मातृसत्तात्मक परिवार की व्यवस्था थी। और वैदिक सभ्यता में पितृसत्तात्मक परिवार था, जो हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है, सिंधु सभ्यता में हमें फसल के साक्ष्य नहीं मिले। किस फसल के साक्ष्य नहीं मिले हैं? फसलों में तो हमें गन्ना के साक्ष्य नहीं मिले। यदि धातु पूछे तो लोहा, और पशु पूछे तो गाय और शेर। हाथी और घोड़ा से परिचित थे, गाय और शेर से परिचित नहीं थे। और फसलों में हमें गेहूँ, जौ, चावल के साक्ष्य मिले हैं, गन्ने के साक्ष्य नहीं मिले। फसल हमें कांस्य प्राप्त हुआ है, लेकिन लोहा प्राप्त नहीं हुआ। लोहा से अनभिज्ञ थे, पशु में गाय और शेर से अनभिज्ञ थे, और फसल में गन्ना से अनभिज्ञ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के किस स्थल से फारस की मुद्राएं, फारस यानी या ईरान की मुद्राएं प्राप्त हुई हैं? लोथल। लोथल से हमें बंदरगाह या डॉकयार्ड के अवशेष भी मिले हैं। तो बंदरगाह, विदेशी व्यापार के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और फारस की मुद्राएं भी यहीं से प्राप्त हुई हैं। नेक्स्ट है, इस सभ्यता की लिपि के मूल चिन्ह कितने थे? जो हड़प्पा सभ्यता की लिपि थी, भावचित्रात्मक लिपि, उसके मूल चिन्ह कितने थे? 64। इसको पिक्टोग्राफी या भावचित्रात्मक लिपि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस सभ्यता में कितने प्रकार के अंतिम संस्कार प्रचलित है? इस सभ्यता में मुख्य रूप से 3 अंतिम संस्कार प्रचलित है: दाह संस्कार, आंशिक समाधिकरण और पूर्ण समाधिकरण। दाह संस्कार वर्तमान में हिंदू धर्म में प्रचलित है, आंशिक समाधिकरण वर्तमान में पारसी धर्म में, और पूर्ण समाधिकरण मुस्लिम और ईसाई धर्म में प्रचलित है। आज का क्वेश्चन है जो हमें कमेंट बॉक्स में बताना है, उसका आज का क्वेश्चन है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पद चिन्ह का साक्ष्य हमें कहाँ से मिला है? यह आंसर हमको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज हमने की हड़प्पा सभ्यता की नगर नियोजन प्रणाली और इस सभ्यता के पतन के कारण। कल को हम शुरू करेंगे नई सभ्यता, एक वैदिक सभ्यता। इस प्रकार हम एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।